साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान के इतिहास में स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे जो चौहान वंश है उसके बारे में। इससे पहले हमने उत्पत्ति के बारे में बात कर ली थी और हमने बात कर ली थी संपाद लक्ष्य के जो चौहान हैं उनके बारे में बात कर ली थी। तो जैसा कि हमें पहले ये इतिहास में दिखाया गया है कि हमारे जो चौहानों का इतिहास किस तरीके से था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में हमें बताया गया था। तो अब हम करेंगे जो अजमेर राज्य के चौहान थे उनके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि जो चौहानों में अगर नाम आए और अजमेर के चौहानों का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि हमें इतिहास में यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि जो अजमेर के चौहान थे सबसे प्रतापी थे, इसमें कौन कौन से राजा हुए थे उनके बारे में हम उल्लेख करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं आज चौहान वंश के बारे में, यानी चौहान राजा के बारे में बात करेंगे। और चौहान राजा भी कौन से? अजमेर वाले। तो यहाँ पर आता है कि जो हम देखते हैं संपाद लक्ष्य का जो राजा होता है पृथ्वीराज प्रथम, उसका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है अजयराज। हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि अजयराज थे, उन्होंने क्या किया था? राज किया था, यानी अजयराज। जो आदमी राज करेगा वही तो क्या होगा? अजमेर नगर की स्थापना करेगा, क्योंकि उसने राज कहाँ किया गया था? अजयराज ने राज किया था अजमेर में। तो आप ये कह सकते हो कि अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। साथियों, इसका जो कार्यकाल है, यानी इसकी जो जिस समय में इसने अपने शासन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इससे बारे में हम चर्चा करें, इसने 1105 ईस्वी से लेके 1133 ईस्वी तक शासन किया था। अगर आपसे ये पूछे ये किसका पुत्र था, तो हम इन्हें देखते हैं, ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था, जो अजमेर के चौहान वंश की नींव डालता है, यानी अजमेर में ये अपने चौहान वंश की नींव डालता है। जो चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है, यानी चौहान जो वंश है उसका निर्माण काल अजयराज के समय से माना जाता है। इससे पहले इनका जो शासन था वो संपाद लक्ष्य में था, सांबर के आसपास जगह थी वहां पर था। और इसी में क्या है, चौहानों की प्रगति होनी शुरू हो गई थी, यानी इनका कार्यकाल यहाँ से इनका चरम पर पहुंचना शुरू हो गया था, यहाँ से शुरुआत हो गई थी। तो चौहानों का अगर निर्माण काल आपसे पूछे कि अजमेर के चौहानों का निर्माण काल कौन है, तो वो अजयराज है। और ये दूसरा प्रतापी शासक था, यानी चौहान वंश के अंदर अब तक, यानी 1105 से 1133 तो इसका शासन है। 1133 से पहले दूसरा, यानी अब तक दूसरा प्रतापी शासक था। तो पहला कौन सा था? पहला था पृथ्वीराज चौहान प्रथम, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसने क्या है, अजमेर नगर की स्थापना की थी। और एक बीठड़ी पहाड़ी पर, बीठड़ी पहाड़ी तारागढ़ दुर्ग बनाया गया है। आपको पता है मालदेव की पत्नी रूठ कर चली गई थी, रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से उमा दे जानी जाती है। वो तारागढ़ में दुर्ग बनाया गया है और बीठड़ी पहाड़ी पर है। तो अजमेर का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है? बीठड़ी पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग दो है, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। क्योंकि हमने तो बात करनी है अजमेर वाले की, तो हम बात करेंगे अजमेर की। जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। और उसका निर्माण किसने करवाया? अजयराज प्रथम ने करवाया था, यानी अजयराज ने करवाया था। बाद में हम कहते हैं इनका एक आक्रमण होता है, जो मालवा के परमार होते हैं, मालवा के परमार होते हैं, जिसका जो आक्रमण का नाम जाना जाता है वो जाना जाता है उज्जैन आक्रमण के नाम से जाना जाता है। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इस तरीके से क्या है अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर आपको ये पूछे कि किस चौहान शासक ने तराइन का माफ कीजिए उज्जैन का आक्रमण किया था, तो वो था अजयराज और नरवर्मन के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? उज्जैन का युद्ध हुआ था। और उसमें नरवर्मन को इसने पराजित किया था। किसने? अजयराज ने पराजित किया था। और यही पहला शासक था कि आगे हमें ये पता चलता है इतिहास में कि आगे जो हमें पता चलता है कि सांबर से इसने, जो इनकी पहले राजधानी कौन सी थी?
सांबर थी, सांबर से इन्होंने बदल कर क्या कर दिया, चौहानों की राजधानी स्थापित कर दी अजमेर, यानी अजमेर अब इन्होंने अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। आगे हम देखें, इसके अलावा जो अजय राज थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, और जिन पर एक और लिखा था श्री अजय देव लिख रखा था, और दूसरी ओर लिख रखा था अजय प्रिय, है ना, अजय प्रिय द्रमस लिख रखा था, अजय प्रिय द्रमस लिख रखा था। और एक इसकी रानी थी जिससे ये बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जिसका नाम था सोमवती या सोमलवती, दोनों नाम आते हैं, सोमवती या सोमलवती, तो इसे दोनों नाम आते हैं, दोनों ही नाम आते हैं इसके। इसकी रानी का नाम भी लिखा हुआ मिलता है। अगर पूछ लो चौहानों के अंदर ऐसा कौन सा शासन प्रथम था जिसकी रानी का उल्लेख हमें मिलता है, तो ये थी सोमलवती थी। और किसकी रानी थी, वो थी अजय राज जी की थी। जब ये जीवित था तो अपने जीवन काल में अपने पुत्र अर्नोराज जी, आना जी या अर्नोराज जी को क्या करता है, ये अपना शासन देके और पुष्कर कहाँ अजमेर में है, वहां पर ये तपस्या करने के लिए चला जाता है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो हमारे पास यही है कि इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी, नरबरवन से युद्ध किया था, और ये दूसरा प्रतापी शासक था, चांदी के सिक्के चलाए थे जिस पर अजय देव और अजय प्रिय द्रमस लिख रखा था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, सोमलवती था। आगे हम बात करते हैं इससे आना जी या अर्नो जी, आना जी या अर्नो जी के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी ये बताया है कि इनका जो शासन काल था वो कितना चला गया था, वो चला गया था 1133 से बाद में शासन शुरू हो जाता है आना जी का, अर्नो जी का। तो 1133 से 1155 तक आना जी अर्नो जी शासन करते हैं। इन्होंने जो उपाधि सबसे पहले शासक बनते ही जो हमें उपाधि धारण की थी वो कौन है, अर्नो जी ने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर। ये क्या होता है, प्रतापी जो शासक होते थे ना, खुद को बड़ा चक्रवर्ती सम्राट यानी पृथ्वी को जीतने वाला, इस तरीके से क्या है अपने अपने अलग अलग उपाधियों से विषयभूत करते थे, यानी खुद को ये धारण करते थे, जिससे ये पता चले कि ये कितना चक्रवर्ती, कितना परमवर्ती शासक है। इसीलिए इसने जो धारण की थी वो कौन सी, परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। आगे हम बात देखते हैं कि आनो जी, इसके बाद जो चालुक्य राजा होता है जयसिंह और अर्नोराज जी का युद्ध हो जाता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है, 1134 में युद्ध होता है, जिसमें जयसिंह जी क्या है हार जाते हैं, चालुक्य शासक होता है जो हार जाता है, और उसे मजबूरन संधि में क्या है अपनी पुत्री यानी जो उसकी पुत्री होता है उसका विवाह किसके साथ करना पड़ता है, अर्नो जी के साथ करना पड़ता है, कांचन देवी का विवाह। ये कांचन देवी है, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे भी बहुत काम आएगी। आगे हम देखते हैं 1142 को जयसिंह के बाद में कुमारपाल जो होता है वो राजा बनता है, जो किसका भाई होता है, कांचन देवी का भाई होता है। और उसमें प्रबंध कोश के अंदर बताया गया है, प्रबंध कोश किसका है, जयसिंह सूरी का है। तो जयसिंह सूरी के अनुसार आबू के पास युद्ध होता है कुमारपाल का और अर्नो जी का, जिसमें क्या होता है कुमारपाल होता है जो जीत जाता है, और ये होता है आबू का युद्ध होता है जिसमें कुमारपाल जीत जाता है। और इसके बाद अर्नो जी ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ करना पड़ता है, जिल्लन के साथ करना है, जो इनकी बहन होती है जिल्लन, उसका विवाह कुमारपाल के साथ करना पड़ता है। हुआ क्या था, एक बार क्या था, कंचन देवी और अर्नो जी चौपड़बाजी खेल रहे थे, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं चौसर खेल रहे थे। तो चौसर खेलते खेलते दोनों के मध्य इस खेल को लेकर प्रतिस्पर्धा इतनी हद तक बढ़ गई थी कि अर्नो जी ने ताना दे दिया कंचन देवी को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई को बुला लिया और अजमेर के जो चौहान राजा थे उनको घेर लिया गया था, युद्ध हुआ था, आबू का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और उससे ये बढ़ गया था। आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या है अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसमें लगभग 2 वर्ष का समय लगा था, और इन्होंने चंद्रावती नदी को पानी रोककर इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने इसको घेरा था। तो हम देखते हैं इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था और इन्होंने ब्रह्म मंदिर विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन सा? ब्रह्म मंदिर विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था अजमेर में पुष्कर में जो था। उसके बाद इनके जो विद्वान रहते थे वो कौन से थे? देव घोष धर्म घोष विद्वान नाम रहते थे। देव घोष और धर्म घोष नाम के विद्वान रहते थे। अगर हम आगे बात करें इनके पितृहंता यानी जो अर्जुन जी की मृत्यु कर दी गई थी, इन्हें मार दिया गया था, वो इनका पुत्र था जगदेव था। उसका नाम जगदेव ने 1155 ईस्वी में अपने पिता को मार दिया था और यहीं से चौहानों के पितृहंता के नाम से जाना जाता है। यानी वो कौन है? जगदेव है। और अर्जुन जी के 4 पुत्र थे, एक जगदेव था, एक विग्रहराज चतुर्थ था और अपरांग्य गांग्य था और सोमेश्वर थे। इत्तेफाक से चारों शासक बने थे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बने थे। तो हम उनके बारे में अलग अलग करेंगे। तो अगर आपसे पूछे चौहानों का पितृहंता कौन है तो जगदेव है, चौहानों का पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो हम ये अजय राज और बात करेंगे बिसल देव चौहान के बारे में, यानी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करेंगे। यानी जो ये इसका बेटा होता है, किसका? अर्जुन जी का बेटा होता है विग्रहराज चतुर्थ। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो गंगदेव था उसको 1155 से लेकर 1158 तक, 1155 से 1158 तक इसने शासन किया था और ये पितृहंता था। पितृहंता होने की वजह से ये ज्यादा शासन नहीं कर सका था, ये लगभग 3 वर्ष ही शासन कर सका था। तो इसके बाद में पृथ्वीराज जो द्वितीय था वो शासक बना था और इसके बाद में ये जो अपरांग्य गांग्य बना था, सोमेश्वर इसके बाद में बनेगा। और हम बात करें विशलदेव विग्रहराज, इनका शासन काल रहता है जो हमारा 1158 से 1163 का रहा। अब इन्हें क्या है कि कवि बांधव की उपाधि दी गई है। क्या कहा गया है? कवि बांधव की उपाधि दी गई है। और इसे जो उपाधि दी गई है, हम इतिहास में ये देखते हैं कि इन्हें जो उपाधि दी गई थी वो दी थी ज्ञानक भट्ट था, इसका एक दरबारी कवि था। उसने ये कहा था कि कवि बांधव यानी कवियों में ये श्रेष्ठ है, यानी एक कुशल राजा था और कुशल राजा होने के साथ साथ ये एक अच्छा कवि भी था, एक अच्छा विद्वान भी था। और इन्होंने एक हरिकेली नाटक भी लिखा था। जो इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और जो हरिकेली नाटक की जो वर्तमान पंक्तियां हैं वो संस्कृत पाठशाला थी इनकी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था उसमें इन्होंने क्या है हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हरिकेली नाटक की पंक्तियां और हमें कहाँ मिलती हैं तो वो इंग्लैंड का एक शहर है, ब्रिस्टल शहर है। वहां पर राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा रोक लगवाई थी, एक अच्छे समाज सुधारक थे। उनके प्रयासों से इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। तो उनकी जो ब्रिस्टल शहर में जो समाधि बनी हुई है वहां पर इनकी क्या है, समाधि पे भी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई है। तो दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार करने वाला, अगर हमसे ये पूछे, इतिहास हमें ये बताता है कि चौहानों के अंदर एक राजा हुआ था पहला, विग्रहराज चतुर्थ, यानी चौहान वंश के अंदर ऐसा पहला राजा कौन सा था जिसने दिल्ली पर शासन किया था, तो वो था विग्रहराज चतुर्थ था। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी चौहान राजाओं में सबसे ज्यादा प्रगति इन्होंने, हालांकि इन्होंने 1158 से 1163 तक ही शासन किया था, लेकिन इन 5 वर्षों के दौरान इन्होंने अपनी ख्याति बहुत अधिक पा ली थी। आगे हम बात करें, ये दिल्ली दरबार में सबसे पहले चौहान शासक थे जिन्होंने शामिल किया। और उसके बाद संपादलक्ष चौहान में स्वर्ण काल कहा जाने, यानी संपादलक्ष चौहान के जो राजा थे उनमें इनका काल सबसे अग्रणीय माना जाता है। एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था और इसमें क्या था, संस्कृत पाठशाला में इन्होंने निर्माण कराया। 16 खंभों की ये पाठशाला थी। बाद में क्या है, जब गौरी आया, गौरी आने के बाद में क्या हुआ, उसके जो 1100 उत्तरायण का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं। उसके बाद ये अपना गुलाम वंश को छोड़ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्कृत पाठशाला को ढा देता है और ढाकर क्या बना देता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा बना देता है। राजस्थान में पहली मस्जिद अगर कोई बनी है तो वो यही है 2.5 दिन के झोंपड़े वाली। और वहां पर एक सूफी संत है पंजाब शाह पीर, पंजाब शाह पीर का उसर लगता है, उसर का मतलब मेला लगता है। और ये 16 खंभों का बना हुआ है, पंजाब शाह पीर का उसर लगता है।
अब 2.5 दिन झोंपड़े के बारे में एक बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने। उन्होंने ये कहा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम एवं पूर्ण परिष्कृत नमूना है। कहने का मतलब है ये सबसे प्राचीन, पूर्ण है और परिष्कृत है, एक नमूना है। कहने का भाव अर्थ है इसमें सभी चीजें सम्मिलित है। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। हरि के लिए नाटक का मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये हरि के लिए नाटक इन्होंने लिखा था। इतिहास हमें बताता है कि इन्होंने लिखा था संस्कृत भाषा में। इसके बाद एक आता है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज किसने लिखा था? इतिहास हमें कहता है ललित विग्रह राज जो लिखा था वो कौन था? सोमदेव था। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज लिखा गया था। और ये विग्रह राज और इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी। इनके दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में है, यानी इन दोनों का जो प्रेम था, किसका? जो इंद्रपुरी की राजकुमारी थी देसल देवी थी और विग्रह राज चतुर्थ के प्रेम की कहानी है। किसमें? ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज में है। लिखी किसने है? सोमदेव ने लिखी है, दोनों के प्रेम संबंध के बारे में। इसके बाद विसलदेव रासो। अब विसलदेव रासो के बारे में बहुत बार पूछा है कि विसलदेव रासो किसने लिखा था? तो विसलदेव रासो लिखा था नरपति नल्ला जी ने लिखा था। और इसमें जो परमार वंश की जो परमार वंश यानी राजा भोज, भोज परमार वंश होता है। राजा भोज की जो पुत्री है राजमती, जब विग्रह राज चले जाते हैं तो उसके बाद वो वियोग में तड़पती है राजमती। तो राजमती के बारे में बताया गया है, यानी ये भी एक प्रेम संबंध पर आधारित है। विसलदेव रासो। रासो का क्या मतलब होता है? रासो का मतलब होता है किसी भी राजा के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जो ख्यातिपूर्ण हो, उसे रासो की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद इन्होंने निर्माण कराया था बिसल सागर, यानी किसका कराया था? बिसल सागर तालाब का निर्माण कराया था, बिसल सागर झील का निर्माण करवाया था। और ये बिसल सागर तालाब या झील कहाँ पर है? ये टोंक के अंदर है, जिसे राजमहल भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि इतिहास की दृष्टि से चौहानों द्वारा निर्मित बिसल देव तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो वो विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। और ये है कहाँ? राजमहल टोंक के अंदर है। तो जो विग्रह राज चतुर्थ है, महत्वपूर्ण यही बात है। विग्रह राज जो चतुर्थ थे, अच्छे कवि थे, कवियों को संरक्षण देने वाले थे, खुद कवि बांधव थे, अच्छे श्रेष्ठ राजा थे। और अकस्मात इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनका जो छोटा भाई होता है सोमेश्वर चौहान, वो शासक बनता है। यानी ये 4 भाई थे। किसके? अर्नोजी के 4 पुत्र थे। जगदेव था, विग्रह राज चतुर्थ था, अपरांग्य गांग्य था और सोमेश्वर था। ये चारों ही शासक बनते हैं। और सोमेश्वर चौहान जो 1169 से 1177 तक राजा बनता है। और ये क्या है? कांचन देवी का पुत्र होता है, यानी दूसरी रानी का पुत्र होता है। कांचन देवी कौन होती है? जो कुमारपाल की बहन होती है और जो जय सिंह की पुत्री होती है। जय सिंह की पुत्री होती है और कुमारपाल की जो बहन होती है उसका ये पुत्र होता है सोमेश्वर चौहान। इसका विवाह होता है कपूरी देवी से। कपूरी देवी से विवाह होता है। अब आप कहोगे कि क्या हमें इन इतिहास की महिलाओं को याद रखना है? बिल्कुल रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कौन थी? जब सोमेश्वर चौहान व कपूरी देवी से दोनों का विवाह होने से बाद में जो इनका पुत्र होता है वही पृथ्वीराज तृतीय होता है और वही भारत का एक शक्तिशाली राजा बनता है, जिसके बारे में हम तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं। तो ये कपूरी देवी से विवाह होता है सोमेश्वर चौहान का। और ये तोमर वंशीय शासक था अनंगपाल। तोमर वंशीय शासक था अनंगपाल की ये पुत्री होती है। और तोमर वंश कहाँ था? दिल्ली में था। उस समय दिल्ली पे शासन किसका था? तोमर वंश का था। और इसकी पुत्री का क्या नाम था? इसकी पुत्री का नाम था कपूरी देवी। इसके बाद में इनका जो कुमारपाल होता है, कुमारपाल का शत्रु होता है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन को ये पराजित कर देता है, यानी कुमारपाल को भी अपनी तरफ कर लेता है। जो कोंकण का शत्रु होता है, कोंकण एक जगह होती है, वहां का ये शत्रु होता है। और ये शत्रु
सोमेश्वर चौहान का नहीं होता, ये कुमारपाल का शत्रु होता है। लेकिन सोमेश्वर चौहान क्या करता है, अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए मल्लिकार्जुन को पराजित कर देता है और उसको अपनी तरफ मिला लेता है। किसको, कुमारपाल को, जो कि इसी के बाद में इसके साथ मिल जाता है। और इसके बाद में ये गुजरात की चालुक्य राजा होता है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय क्या करता है, जय सिंह के साथ मिलकर इसकी क्या है, हत्या कर देता है। किसकी, सोमेश्वर चौहान की हत्या कर देता है। और इस तरीके से सोमेश्वर चौहान की भी मृत्यु हो जाती है। और इसका अल्प आयु का पुत्र होता है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की माता कपूरी देवी के संरक्षण में ये बड़ा होता है। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर कि बिजोलिया शिलालेख के बारे में हमें काफी उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख अगर पूछे किस चौहान राजा के समय का है, तो वो सोमेश्वर चौहान के समय में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था, 1170 को लिखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण राजा थे जो पृथ्वीराज तृतीय के पहले हुए हैं, उनके बारे में। तो ये हम देखते हैं कि इनकी ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। तो जिसमें हमने आज अजय राज के बारे में पढ़ा, अर्नो जी के बारे में पढ़ा, बिसल देव जी के बारे में पढ़ा, यानी बिसल देव विग्रह राज जी के बारे में पढ़ा, और सोमेश्वर चौहान के बारे में। इनसे संबंधित इसको नोट कर लेना और इससे काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप डेली क्विज के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैं आप इसे कमेंट बॉक्स में दे देता हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी टॉपिक वाइज इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल है राजस्थान का, भारत का, और विज्ञान है, कंप्यूटर है, आदि भर्तियों के लिए भी आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है, क्विज लिया जाता है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से है। अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो और अपने साथियों को जोड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं अच्छी लगी तो स्किप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।